हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं, और हमें क्वेश्चन ऐसे आता है कंपेयर करने के लिए कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है किसका कम है, उसके रूल्स को देखेंगे और फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे और एंड में हम एक्सेप्शंस देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल आप सबको पता होगा क्या होता है, टू बॉन्ड्स के बीच का एंगल। जैसे हमारी ये टू बॉन्ड्स हैं, इनके बीच के एंगल को हम बॉन्ड एंगल बोलेंगे। ओके, अब बॉन्ड एंगल बनता क्यों है? क्योंकि ये जो हमारी बॉन्ड्स होती है ना, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनी होती है। और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनका डायरेक्शनल नेचर होता है। जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें, एस ऑर्बिटल को छोड़ के, एस ऑर्बिटल तो हमारा स्फीयर होता है ना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। एस ऑर्बिटल को छोड़ के जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो सारे डायरेक्शनल है, हमें पता है ये बात। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करूं, मैंने उनकी आपको शेप बताई थी, एक लोब हमारी छोटी होती है एक बड़ी होती है, तो इसका मतलब सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप इस टाइप से होती थी। तो ये भी हमारे डायरेक्शनल नेचर के होंगे। डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से हमें एक और प्रॉपर्टी मिलती है, बॉन्ड एंगल। ठीक है, क्योंकि हम अगर डायरेक्शनल नेचर होगा तो किसी ना किसी डायरेक्शन में तो ये ओरिएंटेड होंगे ही, हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उसकी वजह से यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम बॉन्ड एंगल बोलेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन कैसे आता है, कंपेयर करने के लिए हमें मॉलिक्यूल्स दे देते हैं, हमें बोलते हैं कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसका बॉन्ड एंगल कम है, वो आप बताइए। तो उसको देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, और यही हमारे रूल्स हैं कंपेयर करने के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। अगर हम डेफिनेशन बोले बॉन्ड एंगल की तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इज नोन एज बॉन्ड एंगल। ओके, तो ये तो हमारा सिंपल हो गया। अब मेन आते हैं हम अपने टॉपिक पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। हेडिंग लगा लो, नोट्स बना लो इसके, या आप बोल सकते हो रूल्स फॉर कंपेयरिंग बॉन्ड एंगल, कंपेयरिंग बॉन्ड एंगल। फर्स्ट हमारा रूल है हाइब्रिडाइजेशन, या फर्स्ट फैक्टर की बात करें हमारा है ऑर्बिटल्स। हमारे कौन से ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल बोल सकते हो, ऑर्बिटल टाइप या हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अगर हम बात करें जब हमारी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो हमारे कौन कौन से टाइप हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बॉन्ड एंगल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, हमारा जो सेंट्रल एटम है उसमें sp3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। sp3 ऑर्बिटल्स की हमें पता है ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, और उसमें एंगल कितना होता था हमारा 109 डिग्री 0.28 मिनट्स, ऐसे होता था। अगर किसी ने हाइब्रिडाइजेशन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे आपको वीडियो डाल दूंगी, आप वहां पे देख लेना। ओके, नेक्स्ट अगर हम sp2 की बात करें, हमारे सेंट्रल एटम के अगर sp2 ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो हमारा बॉन्ड एंगल कितना होता था 120 डिग्री। यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती थी, यहाँ पे हमारी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती थी, ऐसे होता था। सेकेंड है, थर्ड है हमारा sp ऑर्बिटल्स। अगर sp ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हो तो हमारा एंगल कितना होता था 180 डिग्री, और हमारी ज्योमेट्री लीनियर होती थी, ऐसे होता था। ये तो सब बातें आपको पता है। तो फर्स्ट रूल भी यही है हमारा, जब हम किसी की, अभी हम एग्जांपल से अब और अच्छे से समझोगे, पहले आप रूल्स लिख लो या फैक्टर्स लिख लो इसके। फर्स्ट हमने यही चेक करना है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आती है तो हमें बॉन्ड एंगल पता चल जाएगा उसका। ओके, सेकेंड हम देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। सेकेंड हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। सेकेंड हमारा फैक्टर भी यही है जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करता है, लोन पेयर्स। हमारे सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर्स अगर हमारे ज्यादा होंगे तो हमारा बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, ये बात आप नोट डाउन करो। सेकेंड नंबर पे रूल भी यही है हमारा, अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन सभी मॉलिक्यूल्स की जो हमें कंपेयर करने के लिए दिए होंगे, एग्जांपल में और अच्छे से समझेंगे, अगर हमें कंपेयर करने के लिए दिए होंगे, अगर उनकी सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आती है तो हमने लोन पेयर्स देखने हैं। जिसके सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ओके, तो ये सेकंड रूल भी है, सेकंड
फैक्टर भी है हमारा जो अफेक्ट करता है बॉन्ड एंगल को। थर्ड अगर हम बात करें, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। हमारे जो सेंटर में एटम प्रेजेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉन्ड एंगल पे, और हमारे जो उसके सराउंड में एटम्स होते हैं जो बॉन्डेड स्टेट में होंगे उसके सराउंडिंग एटम्स का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट पड़ता है। इस रूल को हम कैसे यूज करेंगे, इस फैक्टर को हम कैसे यूज करेंगे, अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ जाए तब तो हम क्या करते थे, लोन पेयर देखते थे। अगर हमारे लोन पेयर भी सेम आ जाए, ठीक है, तब हम ये थर्ड वाला रूल लगाएंगे। थर्ड में अगर हम देखें, जैसे मैं बोलूं NH3 और PH3, इसकी बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका कम होगा। अब देखो हमारे सराउंडिंग एटम तो सेम है, हम इसको तो देख नहीं सकते, इसका तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा होगा, सेम ही इफेक्ट पड़ रहा होगा, लेकिन हमारे जो सेंट्रल एटम्स है वो डिफरेंट है। अब अगर हमारे सेंट्रल एटम डिफरेंट हो तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे सेंट्रल एटम की। ओके, सेंट्रल एटम की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी। ओके, क्या देखना है, अगर हमारे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, हमारे लोन पेयर्स भी सेम हो जैसे इसमें है, तो हमने सेंट्रल एटम को देखना है या सराउंडिंग एटम को देखना है। सराउंडिंग एटम तो हमारे सेम है, अब सेंट्रल एटम डिफरेंट होने की वजह से हम क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ये तो होगी फर्स्ट बात। ओके, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो जाएगा, NH3 का, क्योंकि हमारे नाइट्रोजन, हमारे डाउन द ग्रुप, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। तो ये भी हम फिर भी हम डिस्कस करेंगे इसको एग्जाम्पल को लेके, फिलहाल आप ऐसे लिख लो। सेकंड हमने इसमें बात लिखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की हो गई, अब सराउंडिंग एटम की। जैसे ये हमारे एग्जाम्पल है BeCl2 BeBr2, ठीक है, इन दोनों में से पूछें कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका कम है। अब देखो इसमें सेंट्रल एटम तो सेम है, हम किसकी देखेंगे, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल हमारा कम हो जाएगा। ये सब चीजें कैसे होंगी, कैसे ज्यादा होगी, कैसे कम होगी, अभी हम डिस्कस करेंगे, बस अब रूल एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। ओके, तो अगर हमारे सेंट्रल एटम सेम है तो हम क्या देखेंगे, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। ओके, तो एक बार इन रूल्स को आप नोट डाउन कर लो, अच्छे से लिख लो। आई होप आपने अच्छे से रूल्स को नोट डाउन कर लिया होगा और फैक्टर्स आपको पता लगे होंगे कि कौन कौन से अफेक्ट करते हैं बॉन्ड एंगल को। अब हम एग्जांपल से उसको समझेंगे, उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि हम कैसे कैसे निकालते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला लिख लो, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, प्लस कर देंगे अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस कर देंगे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, और प्लस करेंगे मोनोवेलेंट एटम्स, मोनोवेलेंट एटम्स। अब मोनोवेलेंट एटम्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। सेकंड बात हम क्या देखते थे, अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल में सेम आ जाए तो लोन पेयर देखते थे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को हम Z से डिनोट करते हैं। ओके, ये फॉर्मूला लिख लेना। लोन पेयर देखेंगे, अब लोन पेयर कैसे निकालेंगे हम, Z माइनस, मतलब जितनी हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी उतने में से हम माइनस कर देंगे जो उसके सराउंडिंग एटम्स होंगे, सराउंडिंग एटम्स। ओके, ऐसे लोन पेयर निकालेंगे। थर्ड हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हमने सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, जिसकी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, जिसके सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो ये बातें आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब हम करते हैं एग्जांपल, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन, जैसे हम एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, हमसे पूछ ले NO2 पॉजिटिव में से, BCl3 में से, और ले लो एक CCl4 में से। इसमें से बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका कम है। तो फर्स्ट रूल हम क्या लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं सबकी। क्या है हमारा फॉर्मूला, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे नाइट्रोजन के ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर देखने ना हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो कितने होते हैं 5, प्लस कोई मोनोवेलेंट एटम हो, मोनोवेलेंट एटम हमारे पास नहीं है, ये तो डाइवेलेंट है, ठीक है,
और पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज को तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसको प्लस करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको माइनस करते हैं। यहाँ पे कितना चार्ज है, 1 प्लस है तो हम 1 नेगेटिव कर लेंगे, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें BCl3 की, BCl3 में हमारा क्या है, हाफ। सेंट्रल एटम पे हमारे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे 3। माइनस करेंगे हम, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, मोनोवेलेंट एटम्स है हमारे पास, कितने हैं, 3 हैं, तो हम प्लस कर देंगे 3 मोनोवेलेंट एटम्स। ये कितना आएगा, 6 और 2, ये आ जाएगा हमारा 3, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें CCl4 की, हाफ, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। और अगर हम मोनोवेलेंट एटम्स की बात करें, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज तो कोई नहीं है, ना तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा, मोनोवेलेंट एटम्स हमारे पास 4 है, ये आ जाएगा हमारे पास 8 और ये 4, ठीक है। इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3, इसकी होगी sp2, और ये 2 है तो sp। तो यहां से हमें बॉन्ड एंगल सीधा पता लग गया। sp3 के लिए हमारा बॉन्ड एंगल कितना होता था, 109 डिग्री 0.28 मिनट्स, sp2 के लिए हमारा 120 डिग्री होता था, और sp के लिए हमारा 180 डिग्री होता था। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हमारा इसका होगा, फिर हमारे इसका BCl3 का, और फिर BCl4 का, ओके। अगर हम स्ट्रक्चर देख लें इसके, तो हमारे इस टाइप से होगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, तो BCl3 और हमारा CCl4, ओके। इस टाइप से हमारे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, और हम बॉन्ड एंगल को फर्स्टली हम हाइब्रिडाइजेशन से ही ये हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन। सेकेंड अगर हम देखें, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं CH4 NH3 एंड H2O। अब इसमें बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए हमें बोला है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन लगाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालिए जरा इसकी, ये आ जाएगा हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास मोनोवेलेंट एटम 4 है, तो ये आ जाएगा हमारा 8 और 4, ओके। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पे देखिए अब हमारे नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस, और प्लस करेंगे हम मोनोवेलेंट एटम्स हमारे हैं 3, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा हमारा 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें H2O की, हाफ, हमारे ऑक्सीजन 6 प्लस हम करेंगे 2, ये भी आ गया हमारा 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम हाइब्रिडाइजेशन से तो देख नहीं पाएंगे बॉन्ड एंगल को, तो सेकंड रूल याद करो, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो हम लोन पेयर्स देखेंगे। लोन पेयर्स हम कैसे निकालते थे, जितनी हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती थी, मतलब हमारा Z होता था, ये हमारे Z की वैल्यू आई है ना सब में हाइब्रिडाइजेशन की, है ना। तो Z में से हम जितने सराउंडिंग एटम्स हैं, सेंट्रल एटम को कितने एटम्स सराउंड करे हुए हैं, उनको हम माइनस कर देंगे। तो चलो लोन पेयर्स निकालते हैं जल्दी से। 4 माइनस कितने सराउंडिंग एटम्स है, 4 ही है, तो 0 आ जाएगा लोन पेयर। लोन पेयर यहाँ पे देखिए 4 हम माइनस करेंगे, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 3 है, तो 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर्स की वैल्यू देखें, 4 माइनस सराउंडिंग एटम्स कितने हैं हमारे 2, यहाँ पे लोन पेयर्स कितने आ जाएंगे हमारे 2। अब देखो मैंने क्या बोला था, लोन पेयर जिसमें ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, यही रूल था ना, देख लो चाहे अपनी कॉपी में। तो लोन पेयर सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा होगा हमारा CH4 का। हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, अगर हम बना के देखें, sp3 हमारी क्या होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर हम NH3 में देखें, यहाँ पे लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा H2O का स्ट्रक्चर देखें अगर हम, ये आ जाएगा हमारा बॉन्ड एंगल, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 107 पॉइंट समथिंग होगा, देख लेना एक बार, आप चेक कर लेना फिर भी, और यहाँ पे 105 पॉइंट समथिंग होगा, ओके। तो देखो अब इसमें बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ, आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसमें क्या बोलता था वो, कि हमारी जो लोन पेयर रिपल्शंस होती हैं वो मैक्सिमम होती है, उसके बाद कौन सी आती हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, और सबसे कम हमारी बॉन्ड पेयर रिपल्शंस होती है, ऐसे ही होता है।
अब देखो यहाँ पे लोन पे रिपल्शन किसमें सबसे ज्यादा हो, यहाँ पे हमारी लोन पे रिपल्शंस भी हो रही हैं और लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शंस भी हो रही है, मतलब ये भी रिपेल कर रहा है और ये भी रिपेल कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये भी रिपेल हो रहा है, ये भी रिपेल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, होगा ना कम, रिपल्शन की वजह से यहाँ पे भी रिपल्शन हो रही है और यहाँ पे भी रिपल्शन हो रही है, समझ रहे हो मेरी बात। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कम हो गया। होना कितना चाहिए था, हमारी ज्योमेट्री के हिसाब से sp3 में कितना बॉन्ड एंगल होता है हमारा 109.28 मिनट्स, है ना, ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे इतना कम इसलिए हो गया, यहाँ पे रिपल्शन लोन पेयर भी हो रही है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी हो रही है, उसकी वजह से ये जो हमारा बॉन्ड एंगल है ये दब जा रहा है, ये जो बॉन्ड है हमारी इस टाइप से दब जा रही है इनकी रिपल्शन की वजह से, यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे कम हो गया। अब अगर हम NH3 की बात करें, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शंस तो है नहीं, हमारे यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हैं, उसकी वजह से यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रही है, यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रही है, और बॉन्ड पेयर में इतनी ज्यादा रिपल्शन होती नहीं, होती है बट इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल इससे तो थोड़ा ज्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 रिपल्शंस आ गई थी ना, यहाँ पे तो सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर ही है, उसकी वजह से यहाँ पे एंगल हो गया 107 डिग्री। अगर हम CH4 की बात करें, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे जितना नॉर्मली एंगल होना चाहिए sp3 में उतना ही है हमारा, समझ रहे हो मेरी बात कि क्यों लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल हमारा कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। ओके, क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन बढ़ने की वजह से यहाँ पे ये बॉन्ड दब जाएंगी, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा और यहाँ पे भी कम हो जाएगा, एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से यहाँ पे 2 होंगी ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से कम हो रहा है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे ये बात भी आप लिख लो कि हमारी लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस, उसकी वजह से भी हमारे बॉन्ड एंगल को अफेक्ट पड़ता है। तो हमारा सेकेंड रूल सही हो गया ना, जितनी लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होंगी उतना बॉन्ड एंगल कम होगा, लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड एंगल कम होगा, तो ये हमारा प्रूव हो गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम अपना, इतना नोट डाउन कर लो जल्दी। अब जैसे आप क्वेश्चन करके बताओ मुझे SO3 एंड SO2 में से, जल्दी से पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन करो इसको, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो देखो हमारी सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, 6 है, मोनोवेलेंट एटम्स तो है नहीं, ये तो डाइवेलेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इंटू 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारा 6 और ये भी हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 3, मतलब sp2 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अब हम यहाँ से तो कंपेयर कर नहीं सकते, सेकेंड रूल हम क्या लगाएंगे, लोन पेयर यहाँ पे कितने आएंगे, हमारे z में से माइनस कर दो सराउंडिंग एटम 3, यहाँ पे लोन पेयर कोई भी नहीं होगा, यहाँ पे लोन पेयर कितने आ जाएंगे 3 माइनस 2 करेंगे, सराउंडिंग एटम्स हमारे 2 है इसलिए हम 2 करेंगे, 2 यहाँ पे आ गया 1। अब लोन पेयर जिसमें ज्यादा वहां पे बॉन्ड एंगल कम, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा आ जाएगा, SO3 का। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इसका इस टाइप से स्ट्रक्चर आएगा। ओके, यहाँ पे रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NH3 और PH3 में से बताइए मुझे किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किसका कम होगा। जल्दी से अपना करिए आप। क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेंट्रल एटम पे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, प्लस करेंगे हम मोनोवेलेंट एटम्स हमारे हैं 3, ये आ जाएगा 5 + 3 8 और ये आ जाएगा हमारे पास 4, मतलब हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3। नेक्स्ट हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 5 + 3 यहाँ पे भी आ जाएगा 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब sp3 से तो हम देख नहीं पाएंगे, सेकंड रूल लगा दो जल्दी से, ये हमारा फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल हमारे लोन पेयर कैलकुलेट करो, 4 में से 3 गए 1, यहाँ पे भी लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 4 में से 3 1, लोन पेयर भी सेम आ गए। अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गई। अब ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर लगाना है। थर्ड हमारा फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला था, तो थर्ड फैक्टर लगाइए जरा। अब हमारे सराउंडिंग एटम्स तो सेम है, तो हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं देखेंगे, हम किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे, जो हमारे एटम्स डिफरेंट है, हमारे सेंट्रल एटम डिफरेंट है। अब याद करो हमारा रूल क्या था, अगर हमारे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो हमारा बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, यही था। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, अगर हम देखें डाउन द ग्रुप कैसे होता था, ये नहीं पसंद, ऐसे
सब भाई, ऐसे होता था ना हमारा नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और डाउन द ग्रुप हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। अब ऐसा क्यों हुआ, बॉन्ड एंगल इसमें ज्यादा क्यों हुआ, वो हम स्ट्रक्चर से देखते हैं। यहाँ पे लिख लो, पहले ये बात लिख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन हमारी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा है, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा आ जाएगा NH3 का। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर से हम देखते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा आपने शायद ये। तो स्ट्रक्चर देखिए इसका कैसे होता है, हमारा NH3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर, यहाँ पे PH3 का लोन पेयर। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से हमारे बॉन्ड एंगल पे क्यों इफेक्ट पड़ रहा है। देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का क्या मतलब है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन को, ये इसने जो शेयर करे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे होंगे एक तरह से, ठीक है। उसकी वजह से देखो यहाँ पे ये अट्रैक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, उसकी वजह से यहाँ पे जगह कम है ना, अब देखो इसके क्लोज आ गए हैं, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगी, यहाँ पे रिपल्शन बढ़ जाएंगी, रिपल्शन बढ़ने की वजह से हमारा बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब इतनी ज्यादा नहीं है, अब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे है, अब हमारे देखो डिस्टेंस बढ़ गया ना एज कम्पेयर टू दिस, तो है ना, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो रिपल्शंस तो होंगी, यहाँ पे भी ऐसी बात नहीं होंगी, लेकिन इससे थोड़ी कम होंगी, ठीक है। इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल इससे थोड़ा कम होगा। ओके, समझ गए मेरी बात। यहाँ पे ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिख लो, रिपल्शंस मोर होंगी, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल भी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एज कंपेयर टू दिस रिपल्शन कम होंगी तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज आती है आपको 15th ग्रुप की, ऐसी आते हैं ना आपको ASH3, एंटीमनी H3, है ना, इनका अगर हम कंपेयर करें तो हमारा ऑर्डर इस टाइप से आता है। क्यों आता है पता लग गया, ऐसे ही हमारा ASH3 में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होगी, ये जो हमारे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और दूर होंगे, उसकी वजह से रिपल्शंस और कम होंगी, रिपल्शंस और कम होने की वजह से बॉन्ड एंगल और कम होगा। समझ गए मेरी बात इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, SOF2, SOCl2, SOBr2, SOI2, इसमें से बताइए कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो चलिए फटाफट से रूल्स लगाने स्टार्ट कर दीजिए। हाफ, यहाँ पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी 6, अभी तो डाइवेलेंट है, ये है हमारा मोनोवेलेंट, 2 कर देंगे, यहाँ पे 6 + 2 8, और यहाँ पे 4, यहाँ पे भी हमारी 6 + 2 4, यहाँ पे सभी की क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन sp3 यहाँ पे भी इतना ही है, sp3 निकाल के देख लेना चाहे, sp3 ही आएगी। ओके 4 ही आएंगी। लोन पेयर से भी हमारे सेम आएंगे क्योंकि हमारे 4 है और सराउंडिंग एटम सभी की अगर sp3 है, इसका मतलब z की वैल्यू सबकी 4 आई होगी। और हमारे लोन पेयर्स कैसे निकालते हैं हम, सराउंडिंग एटम्स को माइनस करके, तो सराउंडिंग एटम्स भी सेम है। तो देखो 4 - 3, यहाँ पे 1 1, लोन पेयर यहाँ सबके पास 1 होंगे। अब हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को। अब हमारा सेंट्रल एटम तो सबके लिए सेम है। अब हम क्या करेंगे, सराउंडिंग एटम्स को देखेंगे। सराउंडिंग एटम्स में भी हमारा ऑक्सीजन तो सबके लिए सेम ही है। हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से अपनी बॉन्ड एंगल की वैल्यू को पता कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, अगर हमने सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी होती थी तो हमारा बॉन्ड एंगल कम हो जाता था, ऐसे बोला था। अगर सराउंडिंग एटम्स की हम एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल हमारा कम, यही लिखा है, चाहे देख लो अपने रूल्स में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे ज्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी फ्लोरीन की होगी क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा बॉन्ड एंगल उसका कम, इसका मतलब सबसे कम बॉन्ड एंगल इसका होगा, फिर इसका, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल हमारे CSOI2 में आएगा। ओके, अभी कैसे आया ये भी देख लेते हैं। हम स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा OF2, यहाँ पे एक लोन पेयर क्योंकि हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है,
और ऐसे ही यहाँ पे Cl2 और इसी तरह से Br2 और I2 का आएगा। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिविटी किसकी देख रहे हैं? सराउंडिंग एटम्स की। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की देख रहे हैं। ऑक्सीजन का तो सेम ही इफेक्ट पड़ेगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन को, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इफेक्ट सभी में सेम पड़ेगा। तो हम ज्यादा किसको देखेंगे? जो हमारे डिफरेंट है एटम्स। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही डिफरेंट है। अब देखो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड होंगे, ठीक है, हमारे फ्लोरीन की तरफ। उसकी वजह से यहाँ पे देखो डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर हम SO2 की बात करें, अगर जैसे ये मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ यहाँ पे, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं कर पा रहा। उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है पर इतना ज्यादा नहीं कर रहा। तो मान लो ये यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगी। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से यहाँ पे डिस्टेंस कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में। उसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शंस बढ़ जाएंगी। और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, उसकी वजह से रिपल्शन इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। और यहाँ पे भी ऐसे होगा, मान लो ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, अपनी तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। और ये अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर नहीं पा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो रिपल्शंस बढ़ जाएंगी, हमारी बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसलिए हमारे बॉन्ड एंगल की वैल्यू SO2 की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ये हमारे कम होते होते F2 तक कम हो जाती है। हमारे सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको पता लग गया, समझ आ गया कि क्यों हमारा जो बॉन्ड एंगल है कम या ज्यादा हो जाता है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से। सेंट्रल एटम की भी पता लग गई और सराउंडिंग एटम की भी पता लग गई। ये तो थी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वेश्चंस की बात। अब करते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस देखें अगर हम फर्स्ट मैं पूछूं आपसे H2O और C2H5 इनमें से बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? अब देखो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट हैं। अब हम सराउंडिंग एटम जब डिफरेंट होते हैं तब हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे इसकी 2.1, यहाँ पे 2.5 करके यहाँ पे मतलब प्लस होंगी, यहाँ पे 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अब जहाँ पे सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा, ये मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है, अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो हमारी बॉन्ड एंगल की वैल्यू H2O में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अगर बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट हों तो हमारी जो रिपल्शंस होती है वो बढ़ जाती हैं। अब ये बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट है, अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो इस टाइप से प्रेजेंट होगा। ये देखो ज़रा, C2H5 है ना, तो इस टाइप से, और यहाँ पे भी C2H5 है तो ये इस टाइप से प्रेजेंट होगा। अब ये बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे रिपल्शंस बढ़ जाएंगी। रिपल्शंस बढ़ने की, ये 2 बल्कि ग्रुप्स लगे हैं, अब इनमें भी तो रिपल्शंस होंगी। रिपल्शंस बढ़ने की वजह से हमारा बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा, ओके। और यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप नहीं लगे हुए, यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे रिपल्शंस इतनी ज्यादा नहीं होंगी। उसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे बढ़ जाएगा और यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो हमारा किस टाइप से आएगा? यहाँ पे इस टाइप से। तो यहाँ पे बात लिख लो, अगर बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो क्या होगा? रिपल्शंस बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी और हमारा बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अगर एक और एग्जांपल दूं, एक और एक्सेप्शन है हमारी, जैसे मैं बोलूं H2O में से और OCl2 में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो सबसे पहले अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो दोनों में सेम आएगी। यहाँ पे आएगी 4, यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 6 + 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 4। यहाँ पे भी हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे भी sp3। अब देखो लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर भी सेम आएंगे। देखो 4 में से
2 माइनस करोगे तो 2 लोन पेयर, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 लोन पेयर। 2 क्यों माइनस करें? क्योंकि हमारे सराउंडिंग एटम्स 2 ही थे और हमारी लोन पेयर की वैल्यू होती है Z माइनस हमारे सराउंडिंग एटम्स। ओके, अब देखो लोन पेयर भी सेम आ रहे हैं। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी? यहाँ पे देखो ये आएगा हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप से और Cl2 का इस टाइप से। अब हमें पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से तो कम ही होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब बॉन्ड एंगल यहाँ पे कम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे हाइड्रोजन का एटम तो बहुत स्मॉल है, यहाँ पे इतनी रिपल्शंस नहीं होती। लेकिन हमारे क्लोरीन एटम जो है उनका साइज लार्ज है, उसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कंपेयर करने के लिए ऐसे एटम्स दिए हों जिनका साइज बहुत ज़्यादा कंपेरेबल हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो साइज में, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और आयोडीन में दिया हो, ठीक है, यहाँ पे साइज का बहुत डिफरेंस है ना, कहाँ हमारा हाइड्रोजन का साइज इतना सा और हमारे आयोडीन का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ओके, तो वहाँ पे आपने देखना अगर हमारा साइज बड़ा है तो वहाँ पे रिपल्शन बढ़ जाएंगी। रिपल्शन बढ़ने की वजह से हमारा बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे बॉन्ड एंगल का सही ऑर्डर होगा इस टाइप से। तो यहाँ पे लिख लो साइज इंक्रीज करने की वजह से भी हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज हमारी रिपल्शंस इंक्रीज हो जाती हैं। रिपल्शन इंक्रीजेस। ओके, तो इतनी बातें नोट डाउन कर लो। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, कल हम करेंगे लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कौन सी होती हैं। और इस लेक्चर को आप एक बार फिर से चाहे वीडियो देख लीजिएगा, चाहे अपनी कॉपी से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे बॉन्ड एंगल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, किसी भी चैप्टर में आप बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे उसको। तो इसलिए इसके रूल्स को और एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से देख लेना। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।